अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफान खान। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से अहम तरीन बजट है। इस बजट के अंदर क्या तवक्कात हैं, क्या हो सकता है, टैक्स साइड पे, रेवेन्यू साइड पे क्या मेजर्स हो सकते हैं, एक्सपेंडिचर्स को रैशनलाइज करने के लिए क्या हो सकता है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स क्या हो सकते हैं। और फिर हर दफा की तरह ये साल भी बड़ा मुश्किल, क्योंकि एक बड़ा बैलेंसिंग एक्ट होता है गवर्नमेंट के लिए। एक तरफ आईएमएफ की कंडीशंस होती हैं या आईएमएफ के टारगेट्स मीट करने होते हैं, और दूसरी तरफ यहां पर एक जो आम आदमी को रिलीफ देने का एक जो तासुर होता है कि हर दफा वो कोशिश की जाती है। अब सवाल यह है कि इसमें स्टेक होल्डर्स बढ़ गए। आप अंदाजा लगाएं कि इसमें जो फेडरेशन है और जो प्रोविंसेस हैं, वो जो एतराजात, तहफ़्फ़ुज़ात, जो भी खदशात थे उनके, उस वजह से भी कुछ डिलेज थे कि फेडरल और प्रोविंसेस के दरमियान जो आपस में पीएसडीपी आउटलेस हो या एनएफसी के डिविजनल पूल की शेयर हो, रेवेन्यू पूल किस तरह डिवाइड होगा, इस पर कुछ सवालात थे। तो ये भी एक टास्क था फॉर द फेडरल गवर्नमेंट के प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक पेज पे लेकर आए। दूसरा आईएमएफ, फिर ये तमाम जो टारगेट सेट हो या आईएमएफ से जाएं और आईएमएफ से मंजूरी लें, और फिर यकीनी तौर पर इसके अंदर जो सैलरीड क्लास है, एक्सपोर्टर्स हैं, रिटेलर्स हैं, जो मुख्तलिफ सेगमेंट्स ऑफ द इकोनॉमी है, स्टेक होल्डर्स हैं, उन तमाम के लिए भी जो है इस पर अखराजात या उनके तमाम जो मुतालबात हैं उनको पूरा किया जा सके। एक नहीं, कई बार ऐसे इकबाल साहब जो प्लानिंग मिनिस्टर है वो आए कि हमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से 4000 अरब की डिमांड्स आई हैं एंड वी गॉट ओनली 1100 बिलियन, जो हम किस तरह हम इसको एक्सपेंड करेंगे, एफिशिएंटली क्या करेंगे, तो वो सारे सवाल उन्होंने उठाए। मुख्तलिफ सेक्टर्स पर इस बजट का क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। आप ऑटोज की बात करें, सीमेंट की बात करें, टेक्सटाइल की बात करें, इसी तरह रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें, एज एन एसेट क्लास रियल एस्टेट के हवाले से बहुत सी तवक्कात का वाबस्ता की जा रही हैं इस बजट से। तो ये तमाम जो अहम की सेक्टर्स हैं। फिर इसके बाद एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर्स, मुख्तलिफ सेक्टर से बात करेंगे कि इन पर क्या इंपैक्ट बजट का लाइकली हो सकता है, क्या मेजर्स में अनाउंस हो सकता है। जनाब फरीद आलम साहब माहिर मईशत भी हैं, सीईओ एकेडी सिक्योरिटीज के और सीनियर तजनिगार माशी उमूर पर हमें ज्वाइन करें। सर बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। फरीद साहब, क्या सर इट विल नॉट बी अ ग्रोथ बजट जो हम अभी बात कर रहे थे, ये आप एक्सपेक्ट करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच जी। हाँ जी, अफसोसनाक पहलू तो यही है कि इस रिलेटिवली स्टेबिलिटी के बाद मैं, आप और हम लोग सारे एक्सपेक्ट करते हैं और करना चाहिए, हमें हमारा हक है कि इस रिलेटिवली स्टेबल इकॉनमी के बाद हम ग्रोथ एक्सपेक्ट करें। लेकिन आपने खुद ही कह दिया कि आईएमएफ और जो जियो पॉलिटिकल इस वक्त इंटरनेशनल एरिना चल रहा है, उसके अंदर हम फिर ग्रोथ को थोड़ा सा हमें लग रहा है कि डिफर करना पड़ रहा है। लेकिन एक आपने बात की, मैं उसमें एक और रंग दे देता हूँ। देखें, आईएमएफ तो एक आम आवाम के लिए एक विलन का रोल है, हमेशा से है। हर मतलब नॉट ओनली माई कमेंट इज कन्फाइंड टू पाकिस्तान, जनरली जहाँ भी जाता है वो आईएमएफ को जाहिर है एक डिसिप्लिन्ड इकोनॉमी चाहिए होती है। लेकिन कोएलिशन गवर्नमेंट में ये वाली बात भी हो गई जिसने आपने कहा कि एक दो दफ़ा डिले भी हो रहा है और कोएलिशन पार्टनर्स को भी संभालना पड़ता। ये भी बजट के प्रेपरेशन में एक मरहला है जो कि आईएमएफ को कायल करने से कम नहीं है। ऐसे, लेकिन इसमें जो पहली बात है कि जो गवर्नमेंट स्टेबलाइजेशन से ग्रोथ के फेज में नहीं जा सकी, अगर तो ये सोली इट इज ऑन आईएमएफ या गवर्नमेंट की अपनी इनएफिशिएंसीज या गवर्नेंस लूप होल्स हैं कि ना कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स बड़े हो सके और ना ये ग्रोथ के फेज पे एज एक्सपेक्टेड जा सकते, जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे? नहीं, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट भी काफ़ी हद तक कसूरवार है, बट हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस अपनी गवर्नमेंट से बहुत बढ़ती जा रही। बिकॉज जैसे ही सोशल मीडिया का दौर पिछले 10, 12, 15 साल से शुरू हुआ है, एवरी ईयर हम ये सोचते हैं कि हम जो दुनिया में देखते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो फैसिलिटीज़ हमें आम आवाम को चाहिए। लेकिन व्हेन इट कम्स टू पेइंग द टैक्सेस, तो वहाँ जाके फिर वो जो डेफिसिट आ जाता है कॉन्फिडेंस का और बाकी चीज़ों का। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बाद भी आप खुद गौर करेंगे कि सबसे आसान तरीन काम ये नज़र आया उनको कि इनडायरेक्ट टैक्सेस करें। जब गवर्नमेंट एफपीआर चली गई पिछले इन द यस्टर ईयर्स ऑन द इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो एफपीआर का इतना बड़ा जो है डिपार्टमेंट, विद होल्डिंग टैक्स तो ऑटो है और उसके अंदर अभी जो हम लोग, जब हम स्टूडेंट्स थे तो हम कहते थे कि जो कैनन्स ऑफ टैक्सेशन में डायरेक्ट ज़्यादा होना चाहिए, इनडायरेक्ट कम होना चाहिए। उसका इंसिडेंस जो है हर एक पे पड़ता है, अमीर पे, अमीर पे, सब पे बराबर पड़ता है इनडायरेक्ट टैक्स का। और डायरेक्ट जाहिर है जितनी की कमाई है उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ता है। बट आई थिंक ओवर द पीरियड हम जो ओवर बजट से एक्सपेक्टेशन बनाना हमने, और मीडिया ने जाहिर है बहुत ज़्यादा लोगों को कॉग्निजेंट कर दिया इस फैक्ट से कि आप क्या एक्सपेक्ट करें। जब पुराने ज़माने के बजट बनते थे तो मुझे याद है कि पूरे साल के लिए होते थे। अब तो हर वीकली बजट है और सबसे बड़ा इशू जो है वो पेट्रोलियम। जो मैं आपको बताऊं कि जो
जो आप कह रहे हैं ना कि उसकी जो एक इस एक्सरसाइज की जो रेलेवेंस है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फेड हुई है, या उसकी एक्साइटमेंट जो है, या आज से 14-15 साल पहले जब बिजनेस रिपोर्टिंग में हम आप उस जमाने से, तो मुझे ये तक याद है कि एक एक 2-2 दिन पहले तक हम जागते थे रातों को, तो हम पता चलता था कि आज पॉलिसी में ये हो सकता है, तो ये हो सकता है, तो ये, लेकिन अब वो इतना शॉर्ट लिव्ड है कि वो सस्टेन ही नहीं करता, कि वी नो दैट कि विद इन फ्यू डेज या फ्यू मंथ्स जो है एक मिनी बजट आना है और वो रेवेन्यू शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए। अब आप देखेंगे ओवर द पीरियड इस दफा हम 15 ट्रिलियन रुपीस का 15.1 वो और बाकी महसूलात मिला के 17 पे हैं। 17 पे। अब मैं आई शुड बी पहले मैं बताऊं कि ये जो यहां तक हम पहुंचे हैं, इट वाज नॉट एन इजी टास्क, इट वाज एन अपहिल टास्क। कि मुझे याद है कि हम 7 ट्रिलियन से 15 का अपने फासला तय किया इन द लास्ट 4 ईयर्स। अच्छा किया हमने, आपने ही, और इनडायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा हुआ है, नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स नहीं बढ़े। अच्छा वहां आते हैं, थोड़ी देर में आते हैं, उस पर भी आते हैं। तो अभी ये हुआ कि 7 से 15 जाना, इट्स लुक्स एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ। बट जब हम इसको गौर करें कि इसके अंदर जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो सबसे आसान तरीन है, उसके ऊपर कोई बंदा बोल नहीं सकता। अब आप 1.7 ट्रिलियन अगर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी से एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको बजटरी सपोर्ट मिले, और IMF भी खुश है और FBR भी खुश है, उसमें कुछ नहीं करना है FBR का। मैं फिर कहता हूं कि FBR को उन्होंने बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स किए, अल्लाह करे कि उसके इन द टाइम्स टू कम हमें नजर आना शुरू हो कि लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और वो टैक्स देते हुए उतने ना घबराएं जितने घबराते हैं। सो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को लगाना और 1.7 ट्रिलियन उससे एक्सपेक्ट करना, और 1.4 बड़े मतलब बगैर किसी ज्यादा हीलो हुज्जत के उस टारगेट को अचीव कर लेना, ये एक ऐसी चीज है जिसको मैं अगर समझूं एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, इट्स नॉट समथिंग ग्रेट जिसके ऊपर हम खुश हों। मतलब इसकी बुनियाद पे वी कैन नॉट चेयर कि हमने फिस्कल सरप्लस अचीव कर लिया या हमने अपने टारगेट्स। लेकिन वो जो आप कह रहे थे कि बात पे उस पे आते हैं कि ये जो नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स हैं वो बड़ा मार्जिनल ग्रोथ उसके अंदर हुई है, लेकिन वो बड़ी मार्जिनल ग्रोथ हुई है, लेकिन टैक्सेस आप कह रहे हैं कि जिस तरह हमने देखा कि डबल हो गए। हमें सबसे ज्यादा जो खतरनाक हुआ, जिस तरह हमारे इन्वेस्टर क्लास से और लोगों से जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्लानिंग करते हैं, सोचते हैं, आते हैं, या फॉर दैट मैटर द पीपल जो हमारे यहाँ के लोकल्स लोग हैं, जब वो एक्सपेंशन की प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो जो एक सुपर टैक्स की इंसिडेंस लग गई थी, हमें लगा था ये 6 महीने साल के लिए, एक फिस्कल ईयर के लिए है, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5 पाकिस्तान में टैक्स लगा के वापस आना। तो एक जो सिल्वर लाइनिंग है, हमें फाइनेंस मिनिस्टर ने भी थोड़ी सी जो हौसला दिया हुआ है कि जो हाईएस्ट ब्रैकेट है इस वक्त सुपर टैक्स का 10 से शायद वो 8 हो जाए, और अल्लाह करे हो जाए, और हो जाना चाहिए। एंड दैट विल ओनली बी द स्टार्टिंग पॉइंट। हमें ख्वाहिश ये है मेरी सबकी, और जो भी डिसिप्लिन आदमी है, जो डिसिप्लिन नहीं है, जो बिहेव नहीं कर रहा, उसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बिहेव कर रहा है, जो डॉक्यूमेंटेड है, आप उसी को अगर फ्लीज करते जाओ, उसी पे सारा बोझ डालते जाओ, और जो टैक्स नेट में नहीं है, तो जब तक ब्रॉडन नहीं होगा टैक्स, तो मुझे भी देते हुए ज्यादा अफसोस होगा बनिस्बत ये कि हम लोग सारे अपने अपने हिस्सा बकदरे जुस्सा, अगर हम सारे टैक्स नेट में हो, टैक्स दे रहे हो। इस पे टैक्स मेजर्स पे आने से पहले और सुपर टैक्स पे आने से पहले, फिर ये भी कि सब में बड़ा रिलीफ जो है वो किस क्लास को मिल सकता है इसमें, इससे आने से पहले जो अनसर्टेनिटी प्रिवेल की है आलिया साहब, ये जो पिछले 3-4 दिन में या जून के स्टार्ट से लेकर अब तक के बजट आ रहा है, NEC का इजलास हो रहा है, फिर कैंसिल हो जाता है, फिर पोस्टपोन होता है, फिर होता है कोई 3-4 बार NEC का इजलास पोस्टपोन, बजट की डेट आगे पीछे, कितनी अनसर्टेनिटी थी इन द मार्केट्स। और मुझे बताएं कि ये आपको प्रेसिडेंट इसका मिलता है द लास्ट फ्यू इयर्स और इन योर कैरियर के ऐसा हुआ कि क्या इस तरह से अनसर्टेनिटी? 2 दफा का तो मुझे बिल्कुल नहीं पड़ता। अच्छा। याद पड़ता, एक आध दफा शायद गुलाम इसाक खान साहब के जमाने में शायद हुआ था, बट आई थिंक ये तो बहुत सारे। और उन्होंने कहा कि ये प्रेरोगेटिव आइन में तब्दीली का पार्लियामान का है और नौ-मुंतखब पार्लियामान जो है वो ये फैसला करे। अब सर अगर बॉर्डर पार से तारे हिलें और वहां से इंस्ट्रक्शंस आए, 3 दिन से ये मीडिया पे भी चीजें गर्दिश कर रही हैं, वजीर मुमलिकत बराए दाखिला ने वो ऑडियोज भी आपके सामने रख दी कि वो कौन से अनासर हैं और वो कहां से जुड़े हुए हैं, उन्हें कहां से इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं और किस तरह से वो मूव कर रहे हैं कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो खुदारा इस पे हमें मिल बैठ के करनी चाहिए, इसे सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल न करें। ये हम सारी कौम इस पे मुत्तहिद हैं और मुत्तफिक हैं कि कश्मीर हमारा अटूट अंग है
और आज़ाद कश्मीर के अवाम के लिए हुकूमत पाकिस्तान के जो रीसेंट इक़दाम है वो मैंने आपके सामने रखे हैं। आपने कहा कि स्ट्रेटेजिक नीड्स के लिए सूबों से क्यों आप ये ले रहे हैं। मैं लंबी बहस में नहीं जाता, इस पे भी बाहमी मुशावरत के साथ सर अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी। वो सैलरीड क्लास को इनकी अभी तक के जो न्यूज़ फ्लो में तो ये लग रहा है कि थोड़ा सा लॉजिक और रैशनल प्रिवेल कर रहा है, और जो बेचारी वाली कौम है इससे थोड़ा सा टैक्स को इसको टैक्स थोड़ा सा रिलीफ मिलने का चांस पैदा हुआ। दूसरा, आपने खुद ही कहा कि जो है कॉर्पोरेट लेवल पे कॉर्पोरेट टैक्स का अगर रोड मैप दे दें 2-2% करके, और जब मौका मिले तो ज़्यादा करके ख़त्म करें इस सुपर टैक्स को। जो दूसरा पॉइंट ये है कि IMF से जो इन्होंने एग्री किया है कि अगर किसी को रिलीफ देना है तो हम एडिशनल कहीं से पैसा पकड़ के लाएंगे और फिर रिलीफ देंगे। वो इन प्रिंसिपल आई एग्री ऑन द फिलॉसफी ऑफ इट, कि आपने एग्री कर लिया कि हम 100 रुपए कमाएंगे, 90 रुपए खर्च करेंगे, ये व्हाटएवर। लेकिन अगर एक्स्ट्रा किसी को रिलीफ देना है तो हम वी विल गो एंड गेट सम एडिशनल रेवेन्यू एंड देन वी विल स्पेंड ऑन दैट, जहां आप थोड़ी सी मराद दे। लेकिन पहला जो अगर हम कहा जाए पहली क्लास जिसको सबसे ज्यादा रिलीफ है वो सैलरी क्लास है, 50 बिलियन तक का कहा जा रहा है ना कि इम्पैक्ट उनको मोस्ट लाइकली आ सकता है। अल्लाह करे ये जो बात कर रहे हैं हो तो थोड़ा सा एटलीस्ट हमें। और ये 50 बिलियन हम कैसे फिस्कल स्पेस में अपनी कवर, मतलब ये कुछ जीएसटी बढ़ा देंगे कहीं जो हम एग्जेम्पशन जा रहे हैं। जीएसटी बढ़ाने वाला जो 1% वो हमेशा आता है। आपने मुझसे पूछा था कि आप जब पिछली दफा कवर करते आ रहे हैं, सो आई थिंक पहले वो बनाते हैं कि हवा दिखाते हैं, बाद में फिर वो रहेगा उतना ही इंशाल्लाह। ये ग्रीन एनर्जी फ्यूल पे जीएसटी एग्जेम्पशन ऑटो सेक्टर पे मैं आ रहा हूँ, तो वो उसको कह रहे हैं उस रिजीम को 1% से 18% पे लाने को, जो 8.5% है उसको 18% में लाने को। तो बहुत से मेजर ऐसे भी हैं जो कि जीएसटी बढ़ाने वाले भी नजर आ रहे हैं। देखिए, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है ना, वो लवली आइडिया, ठीक है, और एनवायरनमेंट के हिसाब से बहुत फ्रेंडली, सब कुछ ठीक है। लेकिन आप ये सोचें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारा आम पाकिस्तानी नहीं ले पा रहा या नहीं ले पाएगा जब तक वो और सस्ती नीचे छोटी वाली गाड़ी ना हो, 20, 25, 30, 40 लाख तक की हो। जो बड़ी वाली महंगी तरीन गाड़ियाँ हैं उनको, SUVs को, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सस्ते रेट पे देना, तो ये एक आम आवाम के साथ थोड़ी सी ज्यादती तो है। तो उसके ऊपर मुझे लगता है कि 1 से 8 करेंगे और प्लग इन हाइब्रिड को रेट को और बढ़ा देंगे। मतलब वो ये है ना कि उसमें बहुत सी लॉबीज एक्टिव होती हैं, उसमें आपके लोकल असेंबलर्स भी हैं, EVs वाले भी हैं, इंपोर्टर्स जो हैं और पुरानी जापानी गाड़ियों के वो भी हैं। तो कौन सी लॉबी जीतेगी? इसका मतलब लोकल असेंबलर्स जीत जाएंगे, जो बजाय लगता है कि मुझे लगता है कि लोकल असेंबलर्स ने फिर एटलीस्ट कुछ कोशिश कर रहे हैं। अगर वो अपनी डिलीशन प्रोग्राम पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करें और गवर्नमेंट उनको इंसेंटिवाइज करे कि सिर्फ लगा के सिर्फ असेंबल करके ना दें, बल्कि जिस तरह एक पाकिस्तान में एक पीरियड आया था जब लोकल असेंबलर्स की लाइन लग गई थी और काम अच्छा शुरू हो गया था। तो आई थिंक अगर तो ये जो लोग असेंबल कर रहे हैं वो पार्ट्स की जो डिलीशन प्रोग्राम के मुताबिक आए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। पाकिस्तान में इस वक्त जो लिथियम और लिथियम आयन बैटरी की जो बात चल रही है वो टू चेंज द डायनामिक्स ऑफ दिस सेक्टर, एंड स्पेशली जिस तरह हमारे यहाँ मुझे लगता है कि 5-6 हज़ार मेगावाट इस वक्त सोलर बन रहा है। तो और 90% ऑफ इट इज मे बी अ बिट मोर ऑफ दैट इज ऑन द ग्रिड, उसके अंदर बैटरी वाला नहीं आया। तो अगर बैटरी की स्टोरेज वाला काम शुरू हो जाए तो हम 10 से 4 बजे तक जो सोलर की यूज करते हैं, अगर वो उसका इन द टाइम्स टू कम अगर इसकी स्टोरेज का काम शुरू हो जाए तो गवर्नमेंट को और आम लोगों को उसका फायदा हो जाए। हाँ, जो स्केलेटन इन द रूम या जो एलिफेंट इन द रूम है वो ये हमारा इतना बड़ा खर्चा जो हमारा हुआ है उसके ऊपर जाहिर है जब सब लोग अपना अपना शुरू कर देंगे तो जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है और वो जो लोग उस पे नहीं जाएंगे सोलर पे उनको ज्यादा देना पड़ेगा। वो दैट इज समथिंग टू बी टेकन केयर ऑफ। अगर बजट के की पॉइंट्स, सैलरी क्लास वो होगी जो सब में ज्यादा आप कहते हैं जिसको रिलीफ एक्सपेक्टेड है, कॉर्पोरेट टैक्स स्ट्रक्चर। अच्छा, ये इससे पहले के अगले आगे बढ़े, जो 2% की कमी आप कहते हैं कि उम्मीद है सुपर टैक्स में, ये वाज इट वन ऑफ द रीजंस जो हमने एग्जिट्स देखे थे बड़े यहाँ पे फॉरेन ग्रुप MNCs? नहीं, देखिए फॉरेनर बहुत देर से निकल रहा है पाकिस्तान से, ना सिर्फ पाकिस्तान से, मैं इक्विटी इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ सिर्फ। FDI तो काफी देर से खुल के नहीं, वो जब नेट सेलर्स आए हैं फॉरेन आपके जो फॉरेन काफी लंबा असर चल रहा है ना, और वो सिर्फ पाकिस्तान से नहीं निकला, वो बहुत सारी गोरा डेवलपिंग कंट्री से निकला है ओवर द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स एंड ईयर्स। उसकी वजूहत और हैं, लेकिन हमारे पास इस वक्त
देखिए गोरा पाकिस्तान से और पाकिस्तान जैसे मुल्कों से जब निकलता कि जब उसको एक्सचेंज रेट कमाई अच्छी हो रही है, और आपने देखा कि लास्ट 3 years पाकिस्तानी कैपिटल मार्केट हैज परफॉर्म वंडरफुली वेल एंड इट शुड हैव लुर्ड एंड अट्रैक्टेड द फॉरेनर्स बैक, लेकिन नहीं हुआ। और उसमें ना होने की अलग वजूहत हो सकती हैं, बट आई थिंक वी द पाकिस्तानी कैपिटल मार्केट is giving you as I'm taking as a foreign investor everything, especially starting from the stable economy, फिर एक्सचेंज रेट का 278 से 282 के दरमियान रहना, और 6 महीने साल नहीं 2 साल 3 साल रहना। तो अगर उनके जिस तरह अमेरिका में इंटरेस्ट रेट 4-5-6% हो गया था, तो उनके अपने इंटरेस्ट रेट उन्होंने बढ़ा दिए थे, इसकी वजह से फ्लो इनटू द डेवलपिंग कंट्रीज कम हुआ था। बट आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि पाकिस्तान में गोरे की वापसी कैपिटल मार्केट में होगी, बिकॉज देखें जी जो थ्राइविंग स्टॉक मार्केट है। इस बजट के अंदर कोई मेजर ऐसा जो फॉरेन नेट सेलिंग को रिवर्स करने के लिए कोई नहीं, सीजीटी या कोई भी ऐसी चीज इंपैक्ट कोई नहीं, कोई ऐसा नहीं, वो ठीक चल रहा है सारा कुछ, वो नहीं। हाँ जो 2 लोग रूमर्स लेके आते हैं, मैं उस पर ज्यादा कान नहीं धरता, बट आई थिंक द कैपिटल मार्केट्स के अंदर वन ऑफ द थिंग्स टू पोर्ट्रे टू एंड टू द फॉरेनर्स, और अपने लिए भी जो थ्राइविंग कैपिटल मार्केट है ना, उसका इंपॉर्टेंस अगर आपको मुझे और सबको समझ में आ जाए तो जिंदगी बड़ी आसान हो जाए। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल फॉर्मेशन के लिए आप समझ लें कि कैपिटल मार्केट की कितनी ज़रूरत है कि ताकि बैंक बोरिंग से आपकी निजात हो, आप जॉब क्रिएट कर सकें, प्राइवेट सेक्टर ग्रो करे, और आईपीओज आपने देखा कि माशाल्लाह 5-6 बड़े किस्म के आईपीओज आए, वैसे तो 10-15 आए, लेकिन और अभी पाइपलाइन में बहुत सारे आईपीओज हैं। सो आई थिंक जो कैपिटल मार्केट से जो एक्सपेक्टेशन है पाकिस्तान की, पाकिस्तानी अथॉरिटीज की, एफबीआर की, सब लोगों की, वो किसी हद तक पूरी हो रही हैं। इसको एक्सेलरेट होने का टाइम आ चुका है, एंड आई डोंट थिंक, जिस तरह आप देखें ना अभी इस कमिंग फ्राइडे को जो हमारा दुनिया के सबसे बड़ा एक आईपीओ होने जा रहा है, जिसमें $75 बिलियन का एक्सपेक्टेड है कि वो एलन मस्क साहब वो स्पेस एक्स में करेंगे। उस आप समझें कि उस $75 बिलियन को रेस करने से उसकी कंपनी की वैल्यूएशन आएगी तकरीबन 1.8-1.9 ट्रिलियन डॉलर की। तो दुनिया तो अब आप दूसरा भी ये देखें कि पाकिस्तान जो मैग्निफिसेंट 7 है, जो यूएसए के जो स्टॉक्स हैं सारे, टेस्ला वेस्ला सारे, उन डिस्पाइट के वहाँ अमेरिका में इस वक्त इन्फ्लेशन की और बाकी चीज़ों की क्या हालत है, बट जो इन्वेस्टर उस क्लास का है, जो उन शेयरों का है जिसे हम मैग्निफिसेंट 7 कहते हैं, उसकी कमाई जो है वो इतनी शानदार हुई। लेकिन सर ये तो ठीक है कि जो आपने कहा कि जो एज एन जो स्टॉक मार्केट की जो अहमियत है वो ठीक है, लेकिन एज एन एसेट क्लास रियल एस्टेट का जो सेक्टर है, इस बजट के अंदर कुछ हम चीजें देख रहे हैं कि दे आर लाइकली टू बी अनाउंस्ड। एक तो 7E का जो वहां पे एफसीसी की तरफ से हुआ, उसके बाद 236C, 236K, फिर 7F, अच्छा फिर साथ में जो एनोमलीज हैं वो एफबीआर और डीसी रेट में वो अभी तक हुई नहीं, लेकिन उनका मुतालबा था। फिर उससे बड़ी बात जो फाइनेंसिंग रिजीम चेंज होने जा रही है, जो मॉर्गेज फाइनेंसिंग की लिमिट्स हैं वो अगर नया पाकिस्तान में 2 मिलियन या 3 मिलियन थी, वो 10 मिलियन पे जा रही है, रेट्स 5% पे आ रहे हैं। तो एज एन एसेट क्लास, अच्छा उसमें ये भी हम देख रहे हैं कि छूट दी जा रही है कि जो आप अपनी फैमिली की इनकम को भी यू कैन शो दैट एज योर इनकम, और यू कैन बेसिकली बाय अ होम। तो ये एज एन एसेट क्लास रियल एस्टेट जो है वो आपकी मार्केट को, एक तो मुझे पता है रियल एस्टेट पे पहले क्या देख रही है आपकी, आप लोग कैसे रीड कर रहे हैं, और दूसरा एज एन एसेट क्लास क्योंकि वो जाहिर बात है कि इमर्ज होता हुआ नजर आएगा। लेकिन लास्ट कपल ऑफ ईयर्स से कैपिटल मार्केट्स में जो रियल एस्टेट का जो सेगमेंट है उसका, यानी दुनिया तो ये कहती है, मैं रिटेल इन्वेस्टर की बात करूं कि या तो ये रियल एस्टेट ऊपर जाएगी या कैपिटल मार्केट ऊपर, कंपैरेटिव देखते हैं ना वो, लोग देखते थे, लेकिन मैंने नोट किया अपने प्रैक्टिकल मुशाहिदे में कि दोनों एसेट क्लासेस एक साइड में ऊपर गई हैं। थ्योरेटिकली इसका इन्वर्स होना चाहिए, लेकिन नहीं। जो हम देख रहे हैं कि जो 7E का और जो बाकी जो सेक्शंस आपने कोट किए, उनका फायदा ये है, उनकी टाइमिंग बड़ी शानदार है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि रियल स्टेट को, रियल एसेट्स को, रियल इस वक्त फोकस अगले साल में इस तरफ बनता हुआ आ रहा है वापस, और उससे फिर हम कैपिटल मार्केट में जो मेगा स्टॉक्स, यानी आप समझें कि जो सीमेंट, स्टील एंड अलाइड इंडस्ट्री है, उसकी एक्टिविटी, और फिर ये कि जो जिस तरह आपने कहा कि एहसन इकबाल साहब तो 4 मांग रहे थे, वो लोग 1 पे आ गए, गवर्नमेंट 4000 अरब मांग रही है, 4000 अरब के बजाय अब वो कहते हैं 1100-1200 अरब तकरीबन। जी, तो ये बहुत सालों में ये होता है, फिगर से बहुत लेदे होती है, बट स्पेंडिंग थोड़ी एंड में कम हो जाती है। बट यस, टू आंसर योर क्वेश्चन इन अ शॉर्ट वे, आप डेवलपमेंट आउटले की बात, पीएसडीपी
होता है और जो एक्चुअल कम होता है वो हमेशा से रह जाता है। वो जाहिर है वो तो 20-30% शायद 40% होता है मेरे ख्याल। किसी साल ज्यादा भी हो सकता है, बट आई थिंक व्हेन इट इज बीइंग मार्क्ड के भाई कितना आपने रखना है पीएसडीपी के लिए, इसलिए बहुत दुनिया शोर मचाती है, और जब रख लेते हैं और एंड में बगैर स्पेंड किए खत्म हो जाता है तो उस दिन अफसोस होता है कि ये तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जब ये सिर्फ अनाउंस ही होता है और अमल तो होता नहीं, तो इस पर तब फड्डा क्यों हो रहा है आपस में सूबाई और फेडरल गवर्नमेंट में कि आखिर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, जब इसको होने ही नहीं है। इन्होंने ना इसको ओवर द पीरियड देख लिया है कि रिकनसाइलिंग आइटम रख लिया है कि हम इतना रखते हैं, जिस तरह हम करते थे ना, बजट बनाते थे हम कोई तो कंटिंजेंसीज में रख लिया करते थे, तो अकाउंटिंग एक्सरसाइज मुझे लगता है कि इसको ओवर द पीरियड हेड बना दिया। अच्छा, उसमें फिर पेट्रोल बढ़ता है ईरान इसराइल का, तो वो भी कहते हैं इसी में से काट दो, मतलब वो आगे जाके फिर उसको बैलेंस करने के लिए अपनी जी वो एक एक्सरसाइज ये है ना कि बहुत सारी चीजें हमारी 18th अमेंडमेंट के बाद सूबों में जो बहुत सारी चली गई और फिर उसके सरप्लस पूल्स के क्या क्या आना चाहिए, क्या वापस आना चाहिए, तो आपने जो तवज्जो दिलाई अपने नाजरीन की उसके अंदर आई थिंक यस, बिकॉज वो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की हद से, क्योंकि उसका इंसिडेंस कहीं और जाता है, सूबों का अलग जाता है, तो काम हो सकता है। बट कमिंग बैक टू योर तवज्जो दिलाओ नोटिस, आई थिंक ये जो इट्स टाइम हैज कम कि जो प्रोविंसेस भी थोड़ा ये जो पूल में शेयर करें, किस में करें और किस में ना करें, वो एक डिबेट है चलनी चाहिए कि प्रोविंसेस अपनी यानी फेडरेशन से पैसे तो सारे ले लिए, लेकिन व्हाट इज इट दैट दे शुड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द फेडरेशन, वो एक सवाल है जो अभी चलेगा। और अभी नॉट ओनली कि पाकिस्तान में एक नया काम शुरू होगा, बट आई थिंक ये तो एक कंटिन्यूइंग डिबेट है कि क्या चीजें ऐसी हैं जो प्रोविंसेस को फेडरेशन की वजह तरफ से ज्यादा मिल रही हैं। आफ्टर यू गेटिंग योर लाइन्स शेयर इन द रेवेन्यू, व्हाट इज इट दैट यू कैन ऑल्सो यू शुड कॉन्ट्रीब्यूट आप अपनी पॉपुलेशन के मुताबिक। लेकिन देयर इज अनदर क्वेश्चन के जो लूप होल्स हैं एट द फेडरल साइड एंड बोथ एट द प्रोविंशियल साइड, जो एक्सपेंडिचर साइड के ऊपर हैं, जो आपके लीकेजेस हैं, उनको प्लग इन किए बगैर जो भले वो फेडरल के पास और फंड आ जाएं, अभी अगर उनके अखराजात हैं और उनके बेतहाशा अयाशियां जो अशराफिया की हैं, तो वो उनको 1000 अरब और भी मिल जाएंगे तो वो भी उड़ जाएगा पैसा। मतलब जब तक लीकेजेस नहीं होते प्लग, जो उनको नहीं रोका जाता, देन अगर उनको नया और शेयरिंग मिल जाए तो व्हाट इज द बेनिफिट, हमें क्या इस पर क्या इस पर हुआ। आपका देखें ये तो हो चुका है ना, इसलिए आपका पॉइंट इज वेल टेकन। मैं आपके जो स्टेटमेंट हो, जो तवज्जो दिलाओ नोटिस है, आई एम विद यू कि इनको, लेकिन जो हो चुका जाहिर है उसको वापस लेना प्रोविंसेस से बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, और खासतौर पर इस तरह की हॉस्टिलिटी इस तरह की आजकल चलती है प्रोविंसेस में, सेंटर में। बट आई थिंक ये जरूर है कि बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो फेडरेशन कर रही है ऑन बिहाफ ऑफ तो प्रोविंसेस, जिसमें उनको थोड़ा सा बैक पे आना चाहिए फेडरेशन को, और प्रोविंसेस को आगे आना चाहिए। और आप देखें सेल टैक्स, बाज लोग कहते हैं कि जहां से कोई सोसाइटी जो सर्विस ओरिजिनेट हो वहां मिलना चाहिए, एक प्रोविंस कहती है नहीं, जहां कल्मिनेट हो वहां वाले को सेल टैक्स लेना है। तो लड़ाई झगड़े तो हल्के फुल्के चलते रहेंगे, लेकिन ये प्यार मोहब्बत के हो और उसके ऊपर लड़ाई झगड़ा ना हो, और जो इफेक्ट जो चाहिए आपको, यानी आपने एक सारिफ से जो लेना है सेल टैक्स की मद में, वो उतना ही ले, एक्सटॉर्शन ना हो तो कोई मसला नहीं। लेकिन लॉस के अंदर हमेशा से रहेगी लूप होल्स, और वो प्रोविंसेस और वो फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ द रेलेवेंट प्रोविंसेस जो ज्यादा चाको चौबंद हैं और लॉ को समझते हैं, वो फायदा उठाते रहेंगे। अच्छा, बजट पे आते हुए जो सेक्टर्स हैं, जो अगर उनका स्पेसिफिक कैपिटल मार्केट पे हमने शुरू में थोड़ी सी बात की है, अब यानी हम ये कह सकते हैं कि इट इज लाइकली टू सी स्टेटस को, यानी कोई खास कैपिटल मार्केट्स के लिए मुझे तो स्टेटस को लग रहा है, विच विल नॉट बी बैड, बिकॉज हम लोग जो 190 से वापस आए हैं वो अपनी वजूहात से नहीं आए, हम इंटरनेशनल लड़ाई झगड़े के चक्कर में वापस आए हैं। तो हमारा जो सफर है 190 से 2,60,000 जो हमारी इक्विटी सिक्योरिटीज की रिसर्च की एक ख्वाहिश और हमारी स्ट्रेटजी नोट में है, हमारा सफर दोबारा वहां से स्टार्ट होगा वंस कामनेस प्रिवेल्स ऑन दिस ईरान वाले बॉर्डर पे और बाकी चीजों। सही, तो वो उसके बाद बैंक्स की तरफ आते हैं, मतलब मेजर चेंज इन द टैक्स रेजिम फॉर बैंक्स, यानी कोई उसमें कुछ है बैंक्स के अंदर। देखें, मुझे याद है जब मैं वाज यंग और वाज डूइंग माय चार्टर्ड अकाउंटेंसी, उस जमाने में 66% टैक्स रेट होता था बैंक्स पे, और बहुत सारी दुनिया के मुल्कों में बैंकिंग इज हेविली टैक्स्ड, मच हायर रेट देन द नॉर्मल कॉर्पोरेट्स। बट अच्छा, कमिंग तो बैंक उस जमाने में भी कमाते थे, आज भी कमाते हैं। अभी जो रॉ मटेरियल डिपॉजिट जो है वो बैंकर का रॉ मटेरियल है। अब आप समझें कि 37 ट्रिलियन रुपीस हैं बैंकिंग सेक्टर में, जो कि
करेंसी इन सर्कुलेशन जो M2 जिसे हम कहते हैं, या मैं नाजरीन की आसानी के लिए बात करूं तो अगर 37 ट्रिलियन का पास है और पहले वो बैंक कमाता था स्प्रेड में 2%, अभी भी 2 ही है, मैं कहता हूं चेंज नहीं हुआ। मैं अपने नाजरीन को समझाने के लिए कह रहा हूं कि पहले वो था 20 पे, फिर 25 ट्रिलियन पे, फिर 30 पे, अब 37 ट्रिलियन पे जब वो कमाएंगे सेम अमाउंट तो एब्सोल्यूट अमाउंट बहुत बड़ी बनेगी। और उसको आप देखें कि यहाँ 4-5 बड़े बैंक्स जो हैं उनकी कमाइयाँ इस लेवल पे हैं कि हमने आज से 10 साल पहले सोचा भी नहीं था। पूरे 5 बड़े बैंक्स की कमाई इतनी नहीं थी जितनी आज एक बैंक की है। अच्छा, इसमें जो टैक्स रिजीम में कोई मेजर्स आप समझते हैं कुछ चेंज नहीं है? आई डोंट थिंक, लेकिन इसमें ये है कि ऑटो लोन की फाइनेंसिंग लिमिट्स में कुछ 7 साल का कह रहे हैं कि और वो रिवाइज हो सकता है। वो हो जाना चाहिए, वो ज्यादती। अच्छा, और एडवांस टैक्स ऑन कैश विड्रॉल्स, वो देखें, वो एक एक्सपोर्टर के ऊपर जब टैक्स लगाया आपने, तो वो थी तो ज्यादती, और अभी भी ज्यादती है। एक्सपोर्ट हमें नहीं, कैश विड्रॉल्स पे जो बैंक से एटीएम, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। अच्छा, एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आते हैं, बैंक से बात करते हैं, फिर सीमेंट, आपकी टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर्स, ऑटोज पे हमने की है, बैंक से मार्केट में बात की, और जो सेक्टर्स हैं इन द बजट जो लाइकली इंपैक्ट हो सकते हैं, जो मेजर्स अनाउंस हो सकते हैं, उन पर बात करते हैं। ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बजट के हवाले से तवक्कात क्या है मुख्तलिफ सेक्टर्स की। फरीद आलम साहब सीईओ इक्विटी सिक्योरिटीज प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। फरीद साहब, जो बैंक्स में बात कर रहे थे, एडवांस टैक्स ऑन कैश विड्रॉल और बैंक्स के लिए ओवरऑल टैक्स रिजीम में कोई फर्क नहीं है, हम कह सकते हैं स्टेटस को मेंटेन होगा उस पर, बैंक्स पे भी? बिल्कुल सही। जिस तरह मैं वक्फे पर जाने से पहले बात कर रहा था कि बैंक्स के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगी। जो टैक्सेशन के छोटे मेजर्स हैं फॉर द कंज्यूमर, वो तो आ सकते हैं, बट जो साइज है, जो पाए है उनका जिस पे वो ऑपरेट करते हैं, वो साइज बढ़ गया तो बैंकिंग सेक्टर को एज अ होल फायदा हो जाएगा। तो बैंकिंग सेक्टर हमें अच्छा लगता है और लगता रहेगा। सही। और सीमेंट पॉजिटिव है? ओके। एक और बात होगी कि जब ये सैलरी क्लास के ऊपर टैक्स कम होगा तो ज़ाहिर है स्पेंडिंग ज़्यादा उनको टाइम मिलेगा करने का। तो हमारी जो ऐसी मार्केट जो हमारी जो लीज वीज और छोटा वाला जो है स्पेंडिंग वाली बढ़ेगी चीज़, उससे आप देखें अगर K+2 है इंडस्ट्री के लिए और विदाउट जो कोलैटरल वाली लेंडिंग है वो 12, 14, 15, 20, 22% वाली है, तो उनको इंक्रीमेंटल अल्फा कंज्यूमर के अंदर थोड़ा अल्फा जनरेट हो जाता है। सीमेंट और स्टील में क्योंकि डैम के ऊपर ज़्यादा है, आप देखें अलाइड इंडस्ट्रीज जो आपकी हो गई जी सीमेंट के साथ, ऑब्वियसली ये जो इससे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में, कंस्ट्रक्शन में जो लगता है सीमेंट, स्टील, केबल शेबल सारा कुछ वो थोड़ा उसके चांस है कि चलना चाहिए। अच्छा, यानी बैंक के लिए न्यूट्रल है, इनके लिए पॉजिटिव है, सीमेंट स्टील के लिए। टेली कम्युनिकेशन के लिए कुछ मेजर्स हैं, 0.25% का एक टैक्स है और दीगर चीज़ें हैं, वो क्या अनाउंस हो सकता है? मेरा ज़ाती ख्याल है कि जो जिस तरह मैंने कहा बैंक्स के लिए पॉजिटिव है इन द सेंस कि नो चेंज इज अ गुड थिंग फॉर अ सेक्टर व्हिच इज डूइंग फाइन। सीमेंट स्टील सेक्टर लाइट इंडस्ट्री के लिए ओके हो गया। टेलीकम्युनिकेशन के अंदर मुझे थोड़ा आई हैव टू सी कि व्हाट इज इट इन द ऑफिंग। मैंने कुछ अभी नज़र से गुजरा नहीं कि टेलीकम्युनिकेशन को क्या कर रहे हैं, बट यस ये ज़रूर है कि थोड़ी सी आपस में जो उनकी कंसोलिडेशन हुई है टेलीकॉम में, उससे, और ख़ास तौर पे वो क्योंकि अब ये पहुंच रहे हैं वो कंज्यूमर और वो जो अपनी आउटरीच बढ़ा रहे हैं, उससे टेलीकॉम वाले बैंकों को थोड़ा कंज्यूमर में थोड़ा सा दे रहे हैं मुकाबला। सही। तो ओवरऑल लेकिन मतलब ये है कि सुपर टैक्स अगर कम होता है तो डेफिनेटली आपकी जो मल्टीपल्स हैं, जो उस पर आपने कुछ क्या इम्पैक्ट है, जो फंडामेंटली अगर स्टॉक्स की बात की जाए कॉर्पोरेट सेक्टर में, क्या है पॉजिटिव इम्पैक्ट? 2% तो सीधा सीधा है और अल्लाह करे ज्यादा हो जाए, लेकिन 2 की तो आवाज है और हमें उम्मीद भी है और फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा भी था। तो वो आपके मल्टीपल्स को भी तो फर्क पड़ेगा उसमें। देखिए हम तो 8 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे 8 के जाके फिर 6.7 पे आ गए बिकॉज ऑफ रीजंस बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर डिस्कशन टुडे। तो अभी तो 8 से 6.7 हो गए। हाँ, इस 2% के बढ़ने 2% गिरने से जो अर्निंग में बढ़ावत ये जो बढ़ेंगे वो एक वर्किंग आपको करके देंगे जब ये एक्चुअली हो जाता है, क्योंकि हम करते रहें सब कुछ और अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता ना हो तो फिर ऐसे ही हम कहेंगे क्यों किसी को अट्रैक्ट किया। तवज्जो दिलाओ, नोटिस ये हुआ है जो कुछ नहीं। अच्छा, ये जो
रेमिटेंसेज आज 4.5 बिलियन डॉलर, वो कह रहे हैं 40 अरब डॉलर से, ये क्या इम्पैक्ट आया है खासतौर पे यूएई से भी आई है ये, और ये कितना, असल सवाल ये है कि सस्टेन कितना करेंगे ये? अल्लाह का शुक्र है कि पिछले सक्सेसिव मंथ्स में ये सस्टेन करती आई है। ये जरूर है कि बहुत सारी दुनिया, हमारे सोशल मीडिया पर दोस्त यार कहते हैं कि यार चलो एक दफा आ गई ना, दो तीन, लेकिन ये ग्रो होती जा रही है। और इस दफा आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज ये किया कि यूएई से लोग डरा रहे थे कि शायद कम हो जाए, अल्लाह का शुक्र है वहां से भी ठीक आई, बाकी भी आई, और 4.5 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस पाकिस्तान में आना एक बहुत बड़ी खुशाइन, मतलब हमारे लिए खुशखबरी है। और आप इससे देखें कि हमारा 10 महीने का जो फिस्कल जो सरप्लस था, सरप्लस तो नहीं था, 200-250 मिलियन डॉलर का भी बैलेंस पेमेंट के अंदर जो फर्क था वो पूरा होगा, और मुझे लगता है कि इस दफा सरप्लस में हम आ जाएंगे, क्योंकि ये इस महीने लेकिन विल इट सस्टेन, जो असल सवाल है, सस्टेन करता आ रहा है। देखिए ना, रेमिटेंसेज बढ़ती जा रही हैं, और हमें इस मई के महीने में मुझे लगता है कि 800 से 1 बिलियन डॉलर का सरप्लस आएगा। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आप देख लेना कि जो इनहैंस्ड रेमिटेंस है वो भी तो आपको एक आपको नेगोशिएटिंग एक पॉइंट दे रही है विद IMF कि हम लोग कोई खुदा न खास्ता नहीं है, हमारी पास भी चलो ट्रेड नहीं कर पा रहे, एक्सपोर्ट कम कर पा रहे हैं, या जितना हमारी ख्वाहिश थी उतना नहीं कर पा रहे, बट हमारे जो लोग पाकिस्तानी गए हुए हैं वो तो हमें पैसे खुल के भेज रहे हैं, और सक्सेसिव पीरियड पे वो बढ़ाते जा रहे हैं। अच्छा, आपने पूछा था, हाँ, एक जो हमारा सेक्टर जिससे हमें उम्मीदें तो 10 बिलियन डॉलर की हैं टेक्नोलॉजी से, वो 4.5-5 बिलियन डॉलर तक तो भी पहुंच गया, और उसको थोड़ा सा इंसेंटिव टैक्स में दिया था, वो आई थिंक दैट इज ऑल्सो गोइंग टू कंटिन्यू। लेकिन मैं टेक्सटाइल पे आने वाला था, एक और सेक्टर जिसमें हमारी बड़ी उम्मीद है, वो कहते हैं कि हमें टैक्स रिजीम चेंज करने की बात कर रहे हैं, टू शिफ्ट कर दें हमें फाइनल टैक्स रिजीम पे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये पहले उनका एंटरटेन होगा, दूसरा फिर ये क्या आप समझते हैं बजट के नहीं क्या इम्पैक्ट उनके आ सकते हैं लाइकली? लेकिन टेक्सटाइल के ऊपर ना एक्सपोर्टर को थोड़ा रिलीफ देना चाहिए, मैं मानता हूँ, बिकॉज यहाँ पाकिस्तान में पावर महंगी है और बाकी चीजें बहुत सारी, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस थोड़ा सा महंगा है। उसकी कोई स्टडी भी होनी चाहिए ना कि इंक्रीमेंटल जो आपने $1 दिया उनको, तो उसका एक्सपोर्ट्स पर इम्पैक्ट क्या पड़ा, ये आपने सही बात की कि सिर्फ एक तरफ नहीं, कैरेट एंड स्टिक दोनों चलना चाहिए। एक्सपोर्टर को अभी जो नॉर्मल टैक्स रिजीम में ले तो आए हैं, लेकिन उसको बहुत ज्यादा काम उसका बढ़ गया है, और अगर आप 2% इसका टैक्स कट जाता है, अगर आप इसको जो एक्सपोर्ट के ऊपर जो विदहोल्डिंग टैक्स काटने वाला काम रोकेंगे और आप फैग एंड पे उसको टैक्स करेंगे, तो एटलीस्ट कैश फ्लो वाइज वो थोड़ा बेहतर हो जाएगा। लेकिन अभी तो इनको चाहिए ये कि जैसे ही चांस मिले एक्सपोर्टर को कुछ इंसेंटिव दें, जिससे वो अपने कंपीटिंग नेशन से थोड़ा सा कंपीट कर सके, क्योंकि इस वक्त वियतनाम और ये और वो सारे बहुत आगे भी चलते हैं, और हम सिर्फ टेक्सटाइल में उसको फायदा उठाते हैं। जिस तरह अभी आप देखें बैठे बिठाए पाकिस्तान में जो कॉटन की प्रोडक्शन के नंबर कम आते हैं, तो स्पिनिंग वाले फायदा उठा लेते हैं कि कॉटन का प्राइस बढ़ जाती है, इंटरनेशनल मार्केट बढ़ती है, तो यहाँ बट एज अ सेक्टर दिस सेक्टर इज अबाउट टाइम के वो कुछ परफॉर्म करके दिखाएं। वो सिर्फ इंपोर्ट करते हैं, और अगर एक्सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं तो फिर इंपोर्ट की मतलब, अगर आपने $100 की चीज इंपोर्ट की और आप $200 एक्सपोर्ट कर रहे हैं या एक मल्टीपल ऑफ इट कर रहे हैं, फिर तो आप याफ्ता कौम है, यू आर ऑन आर राइट साइड ऑफ द हमारे लिए। लेकिन अगर आपने $100 की चीज इंपोर्ट की और आप वैल्यू एड सिर्फ 10, 20, 30% कर पाए, तो आई थिंक इन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, जिस तरह आपने स्टडी की बात की, इनको FBR को नहीं बल्कि जो हमारी रिलेटिव ये जो इनकी एसोसिएशंस हैं, इनको बताना चाहिए कि सर दिस सेक्टर गारमेंट वाला, होम टेक्सटाइल वाला, ये वाला, वो वाला, तो वो हम लोग कन्वर्ट कर पा रहे हैं इन हाईएस्ट वे। तो जो वो सही है, इसमें सिर्फ ये नहीं कि जो उनको सब्सिडाइज्ड कंसेशनल डिस्काउंट रेट दिया गया या सब्सिडाइज्ड एनर्जी दी गई या इंक्रीमेंटल इंपोर्ट्स जो उनके हुए रॉ मटेरियल के, तो एट द कॉस्ट ऑफ $1 एक्सपोर्ट हमने कितना इंपोर्ट बढ़ाया, कितना आपने सब्सिडाइज टैरिफ स्ट्रक्चर दिया, कितना हमने सब्सिडाइज कंसेशनल रेट दिए, डिस्काउंट रेट दिए, तो दिस ऑल शुड बी स्टडीड। और वरना वो तो हर 10 दिन बाद इश्तिहार लगा देते हैं कि द इंडस्ट्री इज अबाउट टू कोलैप्स। वन और सेकेंडली वो कहते हैं कि डॉलर जो है ना वो खुदा ना खास्ता और महंगा रुपया सस्ता होना चाहिए, डॉलर महंगा होना चाहिए। तो ये मतलब हम कह सकते हैं कि स्टेटस को मेंटेन है टेक्सटाइल, मेरा ख्याल है उसमें कोई उनकी वो नहीं मांगे। अच्छा, दूसरी ऑटोज पे एक बात हम उस वक्त मिस कर गए थे कि जो टैरिफ स्ट्रक्चर है RD और CD, जो कस्टम ड्यूटीज और रेगुलेटरी, तो वो जो ऑटो पार्ट्स की जो लोकलाइजेशन कॉम्पोनेंट जो इम्पोर्ट होता है, वो क्या मतलब ओवरऑल हम ऑटो को पॉजिटिव क्या, नेगेटिव क्या, न्यूट्रल क्या इंपैक्ट आप देखते हैं वैसे? तो फिर उनके रॉ मटेरियल पे क्या इम्पैक्ट? एक तो है ट्रेडिशनल जो हमारी गाड़ियां बनती आ रही हैं, प्लग इन कह लें या बगैर वो जो इलेक्ट्रिक को छोड़ दें, वो ज्यादा बड़ा सेगमेंट है
हम तो ज़्यादा अभी देख रहे हैं ना 5, 6, 7 जो आगे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाले, उनके लिए तो पॉलिसीज़ में और टैक्स वैक्स रेट के स्ट्रक्चर में चेंज आ रही है और हमने डिस्कस कर लिया उसको। लेकिन जो ट्रेडिशनल जो इंजन वाली गाड़ियाँ हैं उनके लिए तो खास चेंज कोई नज़र नहीं आ रही। ये ज़रूर है कि इस वक्त जो सेल हो रही है एज अ परसेंटेज उन गाड़ियों की ज़्यादा हो रही है, लेकिन वो परसेंटेज है क्या? मेरे ख्याल से 10% भी नहीं है अभी। टोटल अगर हमारे पास गाड़ियाँ 2.5 लाख 3 लाख बनती हैं तो उसमें से कितनी हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं और कितनी हैं जो प्लग इन हाइब्रिड हैं? बाकी सारी की सारी तो इंजन वाली हैं जिसके ऊपर पेट्रोल से डीजल से चलने वाली हैं। उनके ऊपर तो कोई चेंज नहीं आ रही, सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल और प्लग इन हाइब्रिड के ऊपर थोड़े चेंजेस आ रही हैं और वो भी इतनी। लेकिन उनके ऊपर भी जो लोकलाइज ऑटो असेंबलर्स हैं, अगर उनके रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम होती है तो फिर डेफिनेटली उन पे फर्क पड़ सकता है या नहीं होगा फर्क आपको? देखिए, एक तो ये है कि आपका एक्सचेंज रेट तो हमने और आपने फैसला कर लिया और अल्लाह का शुक्र है कि वो एक जगह पे अब अगर उनका जो रॉ मटेरियल या उनके पार्ट्स आने वाला जो सप्लायर है वो सस्ता कर दे, इंटरनेशनली सस्ते हो रहे हैं, फिर हम आरडी अगर कम कर दें, उस पर कस्टम ड्यूटी कम कर दें, हाँ, ये जो इंडस्ट्री को कितनी प्रोटेक्शन देनी है दैट इज ऑल्सो अ स्टडी। ये बैठे बैठाए नहीं आपके यार आप मुझे पसंद हो तो आपको मैं आरडी लगा दूं 30-40% और आप दूसरे वाले सेक्टर मुझे पसंद नहीं है इसको मैं कहूँगी। सो आई थिंक यस, ये सिर्फ इंडस्ट्री नहीं बल्कि थोड़ा सा हेल्प करनी चाहिए एफबीआर की गवर्नमेंट की बाय द रेलिवेंट, ये जो हमारे बनते हैं ना ट्रेड बॉडीज और ये सारे जो एसोसिएशंस हैं इनको भी चाहिए कि थोड़ा काम करके दें गवर्नमेंट को, अपने डाटा अपने जो मेंबर्स का बताएं और वो भी कहें कि ये हमारा ए कैटेगरी है, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी है। और उस सी देखें होता ये है और डेमोक्रेसी में यही होता है कि जो सबसे ज्यादा मराद मांगता है और शोर मचाता है वो कंट्रीब्यूट नेशनल एक्सचेकर को या नेशनल डेवलपमेंट में सबसे कम कर रहा होता है। सैलरी क्लास में ज्यादा कर रही है, 600 अरब रुपए कर रही है मैन्युफैक्चर वो। अच्छा, लेकिन ये इस पे आने जो लास्ट, क्योंकि हम ये होता है ना कि हर चीज का एक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं, आपको एम्प्लॉय भी रखते हैं तो आप देखते हैं कि ये टास्क दी थी और ये कंप्लीट की उसने या नहीं की। अब ये एक्सरसाइज होती है बजट की, हर साल होती है। अच्छा, इसका कोई, अब जिस तरह हम शुरू में कह रहे थे कि एक तो ये इतना शॉर्ट लिव्ड हो गया कि इसकी जो रेलेवेंस है वो कम होती जा रही है, लेकिन दे शुड बी सम मेजर्स, सम बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स के हम कहें जी कि हमने इससे इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो इतना बढ़ाया, हमने सेविंग टू जीडीपी रेशो इतना बढ़ा दिया, या फ्रॉम आर डेट टू जीडीपी रेशो इतना कम कर दिया। देयर शुड बी सम मेजर्स, सम केपीआईज कि हम उसको चेक कर सकें कि हमने इस बजट से ये हासिल किया है, मॉनेटरी टर्म्स में हमारे फंडामेंटल्स पे ये इम्पैक्ट पड़ा। बिल्कुल आपने सही तवज्जो लॉ नोटिस, हमने 3-4 तवज्जो कर लिया पॉइंट। देखें, बजट शुड बी अ रोड मैप कि उससे आपने हासिल क्या किया। अगर तो आपको उस बजट से इन्वेस्टमेंट्स बढ़ी, एक्सपोर्ट्स बढ़ी, जॉब क्रिएशन ज्यादा हुई, या कोई ऐसे स्टेप्स आपने लिए जिससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ा, रोबस्ट और वाइब्रेंट कैपिटल मार्केट्स बनी, आईपीओज आए, तो फिर तो इसका मतलब है कि बजट की डायरेक्शन और जिस तरह विजन और मिशन स्टेटमेंट है कि फिर तो आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। लेकिन अगर बजट आपने एक रस्मी कार्रवाई से सिर्फ इधर उधर करके बराबरी करना है और एंड में जिस तरह ऑपोजिशन कहेगी गोरख धंधा है और हमारी जो रूलिंग गवर्नमेंट कि नहीं इससे बेहतर आ नहीं सकता था, फिर वो एक एक्सरसाइज चलती रहेगी। सो आई थिंक यू आर राइट, इट शुड बी अ रोड मैप नॉट अ मीन्स। आई मीन ये सिर्फ एक कागजी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए एंड इट्स अबाउट टाइम कि हम इसको और से देखें समझें और सिर्फ बजट की डेट तक बजट को ना फॉलो करें, या बजट में जब पास हो रहा हो उसके बाद भी देखें कि क्या हमने इससे अचीव किया। बहुत शुक्रिया फरीदान साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, तफसीलन गुफ्तगू करी पाकिस्तान के बजट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के, क्या हो सकता है उसमें, क्या सेक्टर्स पे इंपैक्ट हो सकता है। फीडबैक फेसबुक, ईमेल और एक्स पे दीजिएगा। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।